नमस्कार। भारतीय रिजर्व बैंक गुप्त रूप से एक पत्र तैयार कर रहा है और जल्द ही यह पत्र वित्त मंत्रालय के कार्यालय में पहुंचेगा। इस पत्र में भारतीय रिजर्व बैंक बताने वाला है कि वो महंगाई को क्यों नहीं रोक सके और आज ये भयानक स्थिति कैसे बनी। देश भारी महंगाई की मार झेल रहा है। खाद्य पदार्थों के मूल्य आसमान छू रहे हैं और महंगाई के कारण कई दैनिक उपयोग की चीजों की आपूर्ति ठप पड़ गई है। इसके लिए सिर्फ कोविड को दोष नहीं देना चाहिए। इसकी शुरुआत कोविड से पहले ही हो गई थी। पिछले 3 सालों में केवल 3 महीने ऐसे थे जिसमें महंगाई 4% के वांछित स्तर से नीचे थी। कानून और प्रक्रिया के अनुसार इसे नियंत्रित करना रिजर्व बैंक का काम था, लेकिन रिजर्व बैंक इसमें असफल रहा। इस संदर्भ में बना कानून भी यही कहता है कि अगर रिजर्व बैंक लगातार 3 क्वार्टर यानी कि 9 महीने तक महंगाई के निर्धारित लक्ष्य से चूक जाए तो इसका कारण लिखित में दे। लेकिन हम आम लोग शायद ही इन कारणों को कभी जान पाएंगे, क्योंकि यह पत्र केंद्र सरकार में निजी लोगों के लिए है, न कि उनके लिए जो वास्तव में महंगाई की मार झेल रहे हैं। There's so much of communication which goes on between the Reserve Bank and the government, both ways. We don't share each and every letter. But that is not to assume that the contents of this letter and the report are going to be perennially, under wraps. They will be available in the public domain at some point. लेकिन क्या ये सही है? स्थिति हाथ से निकल जाने के बाद कम से कम उन्हें इस पर सफाई तो देनी ही चाहिए। बैंक ऑफ इंग्लैंड जब भी अपने निर्धारित लक्ष्य से चूकता है तो लिखित में इसका कारण बताता है और ब्रिटेन के चांसलर इसका जवाब भी देते हैं और इस बातचीत को सार्वजनिक मंच पर साझा किया जाता है। इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, ब्राजील, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और तुर्की में भी केंद्रीय बैंक इसकी जवाबदेही लेते हैं और लक्ष्य से चूकने पर सरकार को एक खुला पत्र लिखने की इस प्रक्रिया का पालन करते हैं। अमेरिका जैसे देश इस पर संसदीय सुनवाई भी करते हैं, जहां वहां के गवर्नर को व्यक्तिगत रूप से नीति में जो चूक हुई है उसका जवाब देने के लिए कहा जाता है। लेकिन हमारे शासकों को यह प्रक्रिया पसंद नहीं है। RBI cannot control the current inflation which is coming from supply bottlenecks. Supply bottlenecks are due to the pandemic. Supply bottlenecks are due to the zero COVID policy in China, due to the Ukraine war. There are problems vis-a-vis the increase in the interest rate in the advanced country like the US and UK. And why 4 plus minus 2%? Why not something else? We have a large unorganized sector, which is 94% of the workforce. They are unprotected from inflation. So even a 4% inflation is high for them. So when we say 4% plus minus 2%, and if it is say used in some advanced countries, there it may make sense. But in the Indian context, having a 4% or 5% inflation is like having a 10% or 20% inflation in the advanced countries. So there are so many problems, and I think the RBI, should bring all this in before the public. इस गुप्त पत्राचार का एक रोचक इतिहास है। साल 2016 में रघुराम राजन RBI के गवर्नर थे। कथित तौर पर उनके और केंद्र सरकार के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। उसी दौरान महंगाई को नियंत्रित करने के लिए एक मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की गई, जिसके लिए कुछ नियम बने और महंगाई का लक्ष्य 4% निर्धारित किया गया। इसमें दोनों तरफ से 2% की छूट भी दी गई। इसका मतलब है कि महंगाई दर 6% से अधिक या 2% से कम नहीं जानी चाहिए। न्यूज वेबसाइट रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक पत्र प्रकाशित किया था जो सरकार की ओर से रघुराम राजन को लिखा गया था। हम इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन आज तक किसी ने इसे गलत भी साबित नहीं किया है। पत्र में लिखा गया था कि यदि महंगाई लक्ष्य पूरा ना हो तो गवर्नर को 1 महीने के अंदर सरकार को लिखित में कारण बताना होगा और रिपोर्ट को सार्वजनिक मंच पर भी साझा करना होगा। हालांकि सार्वजनिक मंच पर जानकारी साझा करने का यह प्रावधान नियमों में नहीं था और इसे प्रशासनिक स्तर पर ही निपटाया जाना था। और आप जानते हैं कि इस पत्र पर हस्ताक्षर किसके हैं? आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास के। शक्तिकांत दास अब खुद RBI के गवर्नर हैं और अपने ही बनाए हुए नियमों को खारिज कर रहे हैं। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए इनके द्वारा उठाए गए गलत कदम सामने क्यों नहीं आते? यह एक और दिलचस्प कहानी है।
अर्थशास्त्री बताते हैं कि जब कच्चा माल अधिक महंगा हो जाता है या श्रमिकों को अधिक पगार दिया जाता है तो उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। कीमत तब भी बढ़ती है जब अधिक लोग एक ही उत्पाद की मांग करते हैं। ऐसा तब हो सकता है जब लोगों के पास बहुत पैसा हो। यदि सरकार टैक्स को कम करती है तो इससे आय बढ़ेगी और उत्पादों की मांग में वृद्धि होगी, लेकिन अधिक मांग होने पर विक्रेता कीमत बढ़ा देंगे। यदि बैंकों के पास अधिक पैसा होगा तो इसे ऋण के रूप में दिया जाएगा और इससे खपत भी बढ़ेगी और बाद में महंगाई भी बढ़ेगी। इसीलिए यदि लोगों के पास अधिक पैसा होगा तो आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी, लेकिन इसके साथ महंगाई भी बढ़ेगी। और अगर लोगों के पास कम पैसा होगा तो आर्थिक गतिविधियां भी धीमी होंगी और महंगाई कम होगी। महंगाई आर्थिक विकास के लिए एक ऐसी श्रुति है जो जरूरी भी है, लेकिन इसे नियंत्रण में रखना होगा। इस तरह का संतुलन बनाने का काम केंद्रीय बैंक करते हैं। वे लोगों की आय या टैक्स में वृद्धि या कमी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैंकों में जो पैसा है उसे नियंत्रित कर सकते हैं। अब भारत की बात करते हैं। 2019 चुनावी साल था। भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी होकर 4% से नीचे आ गई थी। जाहिर तौर पर महंगाई भी कम थी। जनवरी में सिर्फ 2% और अगस्त तक यह पूरी तरह से नियंत्रण में थी। आरबीआई ने रेपो रेट 0.35% या 35 बेसिस पॉइंट घटा दिया। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है, और कम ब्याज दर का मतलब है कि बैंक कम खर्च में अधिक पैसा कमा सकता है और जनता को कम ब्याज पर लोन दे सकता है। अगस्त के बाद कीमतों में उछाल आना शुरू हो गया था और महंगाई दर 4% की सीमा के ऊपर पहुंच गई थी। रिजर्व बैंक को लगा कि यह खाद्य कीमतों के कारण हो रहा है, जो थोड़े समय तक ही रहेगा और फिर स्थिति पहले जैसी हो जाएगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अगले साल 2020 के शुरुआती महीनों में ही महंगाई दर और भी अधिक बढ़ गई। इसने 6% के स्तर को भी पीछे छोड़ दिया। कई देशों में कोरोना वायरस ने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। लोग मर रहे थे। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आ रही थी और आरबीआई को उम्मीद थी कि महंगाई में कमी आएगी। अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए रेपो रेट फिर से 75 बेसिस पॉइंट से घटा दिया गया। मई में और 40 बेसिस पॉइंट से घटा दिए गए। यह अनुमान गलत साबित हुआ। आपूर्ति में कमी के कारण उत्पाद और कच्चा माल मिलना दुर्लभ हो गया और महंगाई भी कम नहीं हुई। महंगाई दर अप्रैल से जून में 6.6% और फिर जुलाई सितंबर में और भी अधिक बढ़कर 6.9% हो गई और फिर 7% से ऊपर पहुंच गई। महंगाई के लगातार 3 क्वार्टर में 6% से कम या इसके अंदर रहने के नियम का उल्लंघन हुआ। कानून के मुताबिक आरबीआई को लिखित में इसका कारण बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र सरकार आरबीआई के बचाव में आ गई और सरकार ने यह कहा कि अप्रैल से जून वाले क्वार्टर के आंकड़े गलत है। यह सरकार का अपना डेटा था, लेकिन फिर भी इसे खारिज कर दिया गया। फिर कई महीनों तक भारी महंगाई के बाद थोड़ी राहत मिली। दिसंबर में महंगाई दर 5% से नीचे थी, लेकिन अगले ही महीने जनवरी 2021 में दर फिर से बढ़ने लगी। कई देशों में आर्थिक गतिविधियां शुरू होने लगी और भोजन और ईंधन की मांग बढ़ने के कारण कीमतें फिर से बढ़ने लगी। लेकिन महंगाई के संदर्भ में 2021-2020 से कहीं बेहतर था। फिर अक्टूबर में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि महंगाई और कम होगी। समिति में एक असहमति मत भी था। समिति के 3 सदस्यों में से एक प्रोफेसर जयंत आर वर्मा ने बताया कि भले ही सामान्य महंगाई कम हो रही है, मूल महंगाई नहीं। मूल महंगाई में खाद्य और ईंधन की कीमतों को नहीं रखा जाता, जो हमेशा बहुत अस्थिर होती है, और यह दर नीचे नहीं आ रही थी। इससे नीति बनाने वालों को चिंता होनी चाहिए थी। प्रोफेसर जयंत वर्मा ने याद दिलाया कि महंगाई दर का लक्ष्य 5% या 6% नहीं है, बल्कि 4% है और सिस्टम में कुछ पैसा महंगाई से लड़ने के लिए रखा जाना चाहिए। लेकिन आरबीआई वहीं अपने आर्थिक विकास मंत्र का ही जाप करती रही। फिर जैसा कि प्रोफेसर वर्मा ने आगाह किया था, महंगाई दर दिसंबर 2021 में लगभग 6% तक
पहुंचनी शुरू हो गई। फिर जनवरी 2022 में इसने 6% के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। लेकिन फरवरी की समीक्षा बैठक में भी महंगाई में कमी की उम्मीद करते हुए दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। प्रोफेसर जयंत वर्मा इस बार भी इससे असहमत ही थे। फिर यूक्रेन युद्ध छिड़ गया। ईंधन से लेकर भोजन और खाद्य तक की कीमतें आसमान छूने लगी। अगली समीक्षा बैठक हुई अप्रैल में। इस बैठक में आरबीआई ने पूरे वर्ष के लिए महंगाई दर का लक्ष्य 4% से बढ़ाकर 5.7% कर दिया, जो कि 4% की सीमा के काफी ऊपर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस बैठक में रेपो और रिवर्स रेपो दरों को न बदलने का फैसला लिया गया। हमारी सरकार महंगाई की मार झेल रहे लोगों की कीमत पर भी आर्थिक विकास में वृद्धि करने को आतुर थी। आपको याद होगा, यह कोविड का दूसरा वर्ष भी था। लाखों लोग एक ही समय में महामारी और आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। इसी अप्रैल महीने में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद महंगाई दर अधिकतम स्तर पर पहुंची 7.8%। मई में एक आपातकालीन समीक्षा बैठक रखी गई। रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया। फिर जून, अगस्त और सितंबर में आरबीआई की बैठक हुई। प्रत्येक समीक्षा बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए। शक्तिकांत दास, आरबीआई गवर्नर। The MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points. To increase the policy repo rate by 50 basis points, 50. And you guessed it right, to increase the policy repo rate by 50 basis points. महंगाई को नियंत्रित करने की जोर शोर से कोशिश की गई, लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। महंगाई दर औसतन 7% से ऊपर ही रही। पिछले महीने सितंबर में यह दर 7.4% थी। यह वांछित दर से लगभग दोगुनी है, लेकिन इस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने सिर्फ इतनी सफाई दी कि यह अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए किया गया था। If we had started the process of tightening earlier, what would have been the counterfactual scenario? What you prevent in the process doesn't get the kind of appreciation that it should get. We prevented a complete downward turn of our economy after recording negative growth in the year 2020-21. आइए कुछ जरूरी सवालों पर बात करते हैं। रिजर्व बैंक का काम क्या है? आर्थिक विकास को बरकरार रखना या एक मौद्रिक नीति बनाना जो महंगाई को नियंत्रित करे? यदि यह दोनों है तो इसकी पहली जिम्मेदारी कौन सी होनी चाहिए? The task of the banking sector is to intermediate between the savers and the investors, and that task has to be regulated by the RBI properly. If that is not regulated, then there can be a financial crisis like happened during the subprime crisis in the USA. आम लोगों को नजरअंदाज कर हर कीमत पर आर्थिक विकास के जुनून ने ही हमें इस विकट परिस्थिति में डाला है। हम दोनों मोर्चों पर विफल रहे हैं। महंगाई लाखों लोगों को गरीबी की ओर धकेल रही है। आर्थिक विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। वहीं हमारे वित्त मंत्री इस बात से दुखी हैं कि उद्योगपति पर्याप्त निवेश नहीं कर रहे हैं। महंगाई के मामले में भारत की स्थिति पहले इससे भी खराब हुई है। आज के हालात में भी हम दूसरे कई देशों से बेहतर है। श्रीलंका या पाकिस्तान को ही देख लीजिए। पर इन देशों से बेहतर होने से हमारी चिंता कम नहीं होगी, क्योंकि आम लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। काफी संभावना है कि महंगाई की मार के बाद कई लोग अपनी पहली जैसी जिंदगी में भी वापस नहीं लौट पाएंगे। तो गवर्नर साहब, यह बहुत ही गंभीर और गलत कदम था। इन्हीं दिनों हम एक और दुर्घटना की छठी बरसी मना चुके हैं। याद कीजिए 8 नवंबर 2016 की दुर्घटना, नोटबंदी का वो काला दिन। तो ये था इन दिनों का हिसाब। जल्द ही आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारा पैसा हमारा हिसाब।